आप देखिए राजस्थान की राजनीति के अंदर परिवर्तन आया, परिवर्तन क्यों आया, किस लिए आया, उसके पीछे क्या था, और बहुत सारी तमाम एक ऐसी चीजें हैं जिन पे हम बात करेंगे। और एक ऐसे शख्स से आज हम मुलाकात करेंगे जो पूरी तरीके से कर्मठ, निष्ठावान, समर्पित कार्यकर्ता रहा अपनी पार्टी का, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से बह जाता है तो फिर वो छलकने लगता है। वही स्थिति हुई उनके साथ भी, जहां कहें तो यूं कि राजनीति में उन्हें भी विश्वास के साथ में यूज कर लिया गया। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि और वो शख्स है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा। लोकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाईजी डिजिटल मीडिया में। लोकेश जी, एक कंकर फेंका आपने, अब वो कंकर इतना बड़ा पत्थर बन गया, वो कंकर फेंकने की वजह क्या थी? देखिए, इसे आपने एक अलग शब्द दिया है कि कंकर फेंका। मैंने मेरी नज़र में हमेशा से जितने समय तक मैंने काम किया, पूरी निष्ठा, ईमानदारी और अपनी कर्तव्य परायणता को देखते हुए कि जो भी मेरी भूमिका होनी चाहिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी भूमिका का निर्वहन किया। हर व्यक्ति आज ये सवाल उठाता है कि आज आपने ऐसा क्यों किया, या जब आप सरकार में थे, जब आप पद पे थे, तब आपने ऐसा क्यों नहीं किया। कि इसकी दो बहुत स्पष्ट सी वजह हैं कि जब मैं मुख्यमंत्री महोदय का ओएसडी के रूप में कार्य करता रहा, तब तक एक कार्मिक के रूप में आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे नैतिक दायित्व होते हैं। उनका निर्वहन जो भी आपको, जो आपका बॉस है वो जो निर्देश देता है उनके अनुसार करना होता है, और उसी तरीके से मैंने किया भी। लोग ये कहते हैं कि आप अगर उस समय चीज़ों को बताते तो बहुत कुछ हो सकता था। मुझे वो बहुत कुछ करना नहीं था ना। मुझे ना तो सरकार गिरानी थी, ना अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाना था, ना मेरे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाना था। तो देखिए, मैंने जो कुछ किया वो अपनी ईमानदारी के साथ किया। अगर ये सारा घटनाक्रम उस रूप में होता जो आज हो रहा है, तो 2021 में ये सरकार गिर जाती और अशोक गहलोत जी जेल जाते। जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ था उस सबके मद्देनज़र मैंने ना तो उन्हें नुकसान पहुंचाया, सरकार बचाई पूरी तरीके से। 5 साल सरकार चली, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे और तमाम मंत्री और इन सब लोगों ने पूरी सरकार का आनंद लिया। पार्टी संगठन को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि अगर यही बात मैं चुनाव से पहले भी कहता तो जो परिणाम आज आए हैं राजस्थान में कांग्रेस के विधानसभा चुनावों में, और वही परिणाम आते, तो उसका ठीकरा भी लोकेश शर्मा के सिर पे फोड़ दिया जाता कि ये सारी बातें इसने कही या इसने माहौल बिगाड़ा, इसलिए ये परिणाम आए। तो मैंने तो किसी को नुकसान ही नहीं पहुंचाया, ना अपनी पार्टी को, ना अपने नेता को, ना सरकार को। लेकिन बावजूद इसके आज लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो ये तीन मुख्य कारण थे। ना तो मुझे अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाना था, ना उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति के साथ जुड़कर मैं इतने वर्षों से लगातार काम कर रहा था, और ना ही सरकार को कोई नुकसान पहुंचाना था। अब सवाल ये उठता है कि अब क्यों। देखिए, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। ये जो घटना हुई थी फ़ोन टेपिंग की, जिसे लेके आज पूरे प्रदेश और देश में इतना बड़ा एक इशू बनाया हुआ है या बना हुआ है, सामान्य रूप से हम कहें तो, ये घटना हुई थी 16 जुलाई 2020 को। उस तत्कालीन समय में ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि राजस्थान में राजनीतिक संकट आ गया था, और ये कहा जाने लगा था कि सरकार अल्पमत में आ गई है और अशोक गहलोत की सरकार गिरने वाली है। उसी दौरान, क्योंकि तमाम विधायकों को अपने अपने जो पक्ष के लोग थे, क्योंकि वो संकट आया था कि हमारे कुछ विधायक साथियों को तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के सचिन पायलट जी, उनके साथ कुछ विधायक जाके और मानेसर में कहीं जाके बैठ गए थे, इकट्ठे हो गए थे। अब वो क्या मामला था, क्यों वो सब लोग गए थे, जहाँ तक हमने सुना या जो हमें जानकारी मिली कि वो अपनी बात आलाकमान तक पहुँचाना चाहते थे। कोई यही वजह थी जिसको लेके ये सब एकत्रित हुए थे। लेकिन माहौल ऐसा बना कि सरकार गिरने वाली है। तो उन्हीं दिनों जब राजनीतिक रूप से बाड़ेबंदी की हुई थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने तरफ के जितने विधायक थे उन सबको होटल फेयरमाउंट में इकट्ठा किया हुआ था। तो 16 जुलाई 2020 को भी वो होटल फेयरमाउंट आए थे। उस दिन चूंकि मैं भी वहाँ था, और जैसा कि सुबह आके सबको संभालते थे, भाई सब लोग ठीक है, कहीं कोई निकल तो नहीं गया विधायक यहाँ से कहीं और दूसरी तरफ तो नहीं चला गया।
तो उनका एक डेली का रूटीन बना हुआ था, तो उसी को फॉलो करते उस दिन भी वो आए थे। अब दोपहर बाद लगभग 4 बजे के आसपास उनके जो पीएसओ हैं रामनिवास जी, उनका मेरे पास कॉल आता है कि मुख्यमंत्री जी आपको याद कर रहे हैं, आप तुरंत निवास पे पहुंचे। मैंने कहा भाई क्या हो गया, अभी तो गई हैं यहाँ से, कि नहीं नहीं आप तुरंत पहुंचिए। तो मैं वहाँ से निकला कुकस से। अब यहाँ पहुँचने में क्योंकि दूरी बहुत थी मुख्यमंत्री निवास की, लगभग 1 से 1.5 घंटा मुझे लगा। इस दरमियान भी लगभग 3 बार मेरे पास उनके पीएसओ के कॉल आ गए कि आप जल्दी पहुंचिए। मैंने सोचा भाई ऐसी क्या हड़बड़ाहट है, क्या ऐसी मुसीबत आ गई, बार बार ये कहा जा रहा है, इतना सा भी इंतजार नहीं हो रहा कि मैं वहाँ पे पहुँचूँ। जो समय लगता है वो तो लगेगा ही लगेगा। खैर मैं वहाँ शाम को लगभग 6:30 बजे के आसपास पहुँचा। तो पिंक हाउस में, मुख्यमंत्री निवास के पिंक हाउस में मुख्यमंत्री जी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही मैं पहुंचा, जाते ही उन्होंने मुझे एक पेन ड्राइव दिया अपने हाथ से और ये कहा कि इसमें जो कुछ भी है वो तुरंत मीडिया को सर्कुलेट कर दो। अब चूंकि मैं मीडिया देखता था, आईटी देखता था, तो ये तो मैं प्रश्न कर ही नहीं सकता था कि इसमें है क्या, और मुझे वाकई पता भी नहीं था कि उस पेन ड्राइव में मुझे दे क्या रहे हैं, क्या मुझे सौंप रहे हैं। चूंकि मैं मीडिया से संबंधित काम करता था, डे टू डे की एक्टिविटीज़ में डेली मुझे जो भी दिशा निर्देश दिए जाते थे, चाहे वो सरकार से संबंधित दिए जाते हों या मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों से संबंधित दिए जाते हों, या स्वयं मुख्यमंत्री जी कुछ भी करवाना चलवाना, या कहते हैं ना कि मीडिया से संबंधित, भाई आज अभी आपको ये खबर चलवानी है, इसको इस तरीके से मैनिपुलेट करना है, या ये बातें इनको बतानी है, ये ब्रेकिंग चलवानी है, तो वो मेरे काम का हिस्सा था और मैं उसी काम को करता आया था। तो जैसे ही उन्होंने मुझे पेन ड्राइव दिया और ये कहा कि ये मीडिया को सर्कुलेट करना है, तो मैंने कहा ठीक है सर, कर देता हूँ मैं अभी। अब चूंकि पेन ड्राइव से तो इमीडिएटली सर्कुलेट किया नहीं जा सकता, कोई भी ऐसा मोड नहीं था कि मैं पेन ड्राइव से आप सभी लोगों के माध्यम तक वो पहुंचा देता मैं। तो मैं उस पेन ड्राइव को लेके अपने घर आया। आके मैंने उस पर जो कंटेंट था उसे एक लैपटॉप पे कॉपी किया और लैपटॉप से अपने मोबाइल डिवाइस पे लेकर व्हाट्सएप के माध्यम से आप सभी मीडिया के साथियों तक मैंने वो जो कुछ भी उसमें था उसको सर्कुलेट कर दिया। नहीं, ये लोकेश जी, उसके अंदर जो कुछ भी था या उसके अंदर फोन टैपिंग थी? देखिए ये मैं अभी आगे आ रहा हूँ। मुझे जब खबरें चली टीवी पे, जैसी ब्रेकिंग चली, उसके बाद मुझे पता लगा कि इसमें कुछ ऑडियो क्लिप्स थी जो मुझसे सर्कुलेट करवाई गई हैं। ठीक है, अब उनका कुछ फ़ायदा होगा इसमें, इसीलिए तो मुझसे कोई काम करवाया जा रहा है, या ये आज आवश्यक होगा इसलिए मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है। मैंने कहा ठीक है, कर दिया। अब जैसे ही वो ऑडियो क्लिप्स रिलीज़ हुए, पूरे प्रदेश में अचानक से घटनाक्रम बदला और अगले दिन कई मुकदमे दर्ज हुए, राजद्रोह तक के मुकदमे दर्ज हुए एसीबी में, एसओजी में, और धरपकड़ हुई। फिर कहते हैं कि धीरे 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 वो मामला एकदम से शांत हुआ और उस ऑडियो क्लिप को बाहर आने के बाद में सरकार बचने की तरफ अग्रसर हो गई। कुछ दिनों में मामला शांत हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, सरकार बच गई, मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रह लिए, रह गए, बच गए, उनकी कुर्सी बच गई पूरी तरीके से। तो इस पूरे घटनाक्रम में अगर किसी को व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक फायदा होना था तो वो एक ही व्यक्ति था, अशोक गहलोत, क्योंकि उनकी कुर्सी जाती हुई उन्हें नजर आ रही थी। और शायद वो सब कुछ इसीलिए मुझसे करवाया गया कि ऐसा होने के बाद उनको बहुत बड़ा एक कहीं से पुश मिलेगा और वो इस सब चीज़ को मैनेज कर लेंगे। तो उन ऑडियो क्लिप्स को रिलीज़ करने से अगर सबसे बड़ा कोई राजनीतिक जिसको फ़ायदा लेना था वो उन्हीं को लेना था। मेरा तो उसमें कोई रोल ही नहीं था। मुझे एक पेन ड्राइव दिया, उसमें कंटेंट था, उसमें ऑडियो क्लिप्स थे, तो वो मैंने सर्कुलेट कर दिए। सब कुछ बहुत सामान्य हो गया। राजस्थान की राजनीति में एक घटनाक्रम का समापन हो गया कि एक सरकार अल्पमत में आई या लाया गया या ऐसा माहौल बनाया गया कह सकते हैं। लेकिन बाद में 3-4 महीने के, 2-3 महीने के अंतराल में चीज़ें ठीक हो गई और सरकार अपना नियमित काम करने लगी। अब देखिए परेशानी कहाँ से शुरू हुई। 2021 में मार्च में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं कि लोकेश शर्मा ने मेरे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को इलीगली इंटरसेप्ट करके सर्कुलेट किया है। तो सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा आरोप, कई धाराओं में मेरे ऊपर केस दर्ज हुआ, लोकेश प्लस अन्य, अन्य में नाम नहीं था कोई भी और। ठीक है, तो जैसे ही वो एफआईआर दर्ज हुई, मुख्यमंत्री जी और तमाम अधिकारियों के चेहरे पे चिंता की लकीरें आनी शुरू हो गई कि अब इससे कैसे निपटा जाएगा। मुझे बुलाया गया,
और ये कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करना, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप निश्चिंत रहिए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री स्वयं आपके सर पे हाथ रख के आपको ये भरोसा दिलाए कि आप मेरे संरक्षण में हो, आप निश्चिंत रहो, कुछ भी नहीं होने देंगे, तो कौन मूर्ख होगा जो उस बात पे भरोसा नहीं करेगा। मैंने वही किया। उन्होंने मुझे जो आश्वासन दिया, मैं उसी आश्वासन पे चलने लगा। जब जब भी मुझे एसओजी में पूछताछ के लिए बुलाया गया क्राइम ब्रांच के द्वारा दिल्ली में, तो उसके जाने से पहले मेरी उनसे बात होती थी कि कल मुझे बुलाया है, नोटिस आया हुआ है, ठीक है। तो मुझे जो निर्देश देते थे कि कल आपको ये कहना है वहाँ जाके, क्योंकि तब तक तो मैं उनके ओएसडी के रूप में काम कर रहा था और जो मुझे कहा जाएगा वही मैं करूँगा। तो जो मुझे दिशा निर्देश दिए जाते थे वही बात मैं लगातार वहाँ कहता रहा। चीज़ें चलती रही, सब कुछ चलती रही। अब देखिए कहाँ बदलाव आना शुरू हुआ। जैसे जैसे समय पूरा होने लगा, सरकार के 5 वर्ष पूरे होने को आए, समय व्यतीत होने लगा और उन्हें लगने लगा कि अब इसके पास कुछ ऐसा है नहीं जिसकी वजह से मेरे राजनीतिक करियर पे कहीं कोई डेंट लगने की संभावना हो। इसके लिए उन्होंने एक काम और किया था। जैसे ही ये सारा घटनाक्रम हो गया और उसके बाद क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज हुई, तो मुझे कहा गया कि ये सारे जो भी सबूत हैं, चाहे वो पेन ड्राइव है, लैपटॉप है या आपका जो फ़ोन डिवाइस है जिससे आपने मीडिया को भेजा है, उन सबको नष्ट कर दो, उनको डिस्ट्रॉय कर दो। ये मुझे कई बार कहा गया। मैंने कहा ठीक है, मैं कर देता हूँ। और उनको पाने के लिए उन्होंने इसी कार्यालय में, जहाँ आज आप बैठ के मुझसे बात कर रहे हैं, इसी कार्यालय में एसओजी की रेड तक डलवाई कि वो सबूत या वो पेन ड्राइव, वो डिवाइसेस जिनके माध्यम से वो सारी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, वो उन्हें हाथ लग जाएं। लेकिन उन्हें नहीं मिले। अब वो और ज़्यादा आश्वस्त हो गए कि इसके पास तो कुछ भी नहीं बचा हुआ। फिर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यानी जो काम मैंने किया ही नहीं, जो कृत्य मैंने किया ही नहीं, उसके लिए मैं और मेरा परिवार प्रताड़ित होता रहे। अब पानी सर से ऊपर निकलने लगा। मैं 8-8, 10-10 घंटे की इन्वेस्टिगेशंस को, इंटरोगेशंस को झेल के यहाँ आता जयपुर और उनसे पूछता कि अब मुझे क्या करना है। नहीं, अब देखिए, खुद देख लीजिए, आप वकीलों से बात कर लो, आपको क्या करना है, कैसे चीज़ों को देखना है। मैंने कहा ये तो कैसे हो सकता है सर, जब चीज़ें आपने मुझे कही और मैंने उसी के अनुसार की और आपके भरोसे पे ही मैं आज तक रहा, और आज भी मैं वही कह के आ रहा हूँ जो आप मुझे कहते हैं कहने के लिए कि नहीं, अब तुम्हारे केस को तुम देखो। तो इस पूरे केस का दोषारोपण जब सिर्फ मेरे सर पर मढ़ा जाने लगा और मुझे ये महसूस होने लगा कि अब अपने बचाव के लिए मुझे कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि सबने हाथ खड़े कर लिए। ना तो पार्टी संगठन सहयोग कर रहा था, ना ही खुद उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने मुझे भरोसा दिलाया था वो मेरा सहयोग कर रहे थे। सबने अपने अपने हाथ खींच लिए। तो ऐसी स्थिति में मुझे अपने बचाव के लिए आगे आना पड़ा और जो सच था वो प्रदेश की जनता के सामने और जांच एजेंसियों के समक्ष रखना पड़ा, ताकि ये पता लगे कि उस फोन टेपिंग जैसी घटना से मेरा सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ जो मुझे निर्देश दिए गए थे उनकी पालना की और उसी की अनुपालना में मैंने वो सारे के सारे ऑडियो क्लिप्स जो उस पेन ड्राइव में थे वो व्हाट्सएप के माध्यम से मीडिया को भेजे। तो ये सब कुछ हुआ। अब चूंकि जब भी मैं जांच के लिए जाता या मुझसे पूछताछ होती तो हमेशा जांच एजेंसीज का ये सबसे बड़ा सवाल रहता था कि आपको ऑडियो क्लिप्स मिले कहाँ से। ये पहली बार हुआ जब इस 25 सितंबर को मैं वहाँ पूछताछ के लिए गया, तो मैंने लिखित में अपने 7 पन्नों के स्टेटमेंट में ये स्पष्ट रूप से कहा कि ये ऑडियो क्लिप्स मुझे स्वयं उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सरकारी निवास पे बुलाकर पेन ड्राइव में थी। तो अब आगे की जांच पड़ताल उनसे की जानी चाहिए कि वो पेन ड्राइव जो उन्होंने मुझे दिया उसमें जो ऑडियो क्लिप्स थी उनकी रिकॉर्डिंग लीगली करवाई थी या इलीगली करवाई थी। इस बात का जवाब वो दे सकेंगे, क्योंकि लीगली जब भी हम कोई रिकॉर्डिंग करते हैं, इंटरसेप्शन करते हैं या सर्विलांस पे लेते हैं तो पूरे के पूरे एक विभाग को उसकी जानकारी होती है। गृह विभाग के तहत एक जो सर्विलांस का काम करती है, इंटरसेप्शन का काम करती है, और उसके पीछे भी बहुत से लॉजिक होते हैं कि क्यों किसी के फ़ोन को इंटरसेप्शन पे लिया जा रहा है या सर्विलांस पे लिया जा रहा है। बहुत नियम कायदे कानूनों का पालन करते हुए अनुमतियां बहुत सारी लेनी होती हैं, तब जाके किसी के फ़ोन को इंटरसेप्शन पे या सर्विलांस पे लिया जाता है, और वो भी कोई जनप्रतिनिधि हो तो
फिर तो मामला ही अलग बन जाता है। तो उन तमाम लोगों को जानकारी रहती है, चाहे वो प्रदेश के डीजीपी हों, प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हों, होम सेक्रेटरी हों, गृह मंत्री हों, अब गृह मंत्री तो स्वयं मुख्यमंत्री ही थे, या उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों। इन सभी लोगों को जानकारी रहती है कि चीज़ें किस रूप में कहाँ से ली जा रही हैं। तो ये सब लोग शामिल उस घटनाक्रम में रहे कि उस पेन ड्राइव में जो रिकॉर्डिंग थी वो किस तरीके से उन तक पहुंची, या क्योंकि सारी मशीनरी उन्हीं के पास में थी, खुद मुख्यमंत्री थे, तो कैसे मशीनरी का दुरुपयोग करना उन्हें बेहतर तरीके से आता है। अपने फ़ायदे के लिए, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए सरकार के सिस्टम का या सरकारी मशीनरी का कैसे दुरुपयोग करना है, उससे उनसे बेहतर मुझे लगता नहीं कि कोई और भी इस चीज़ को जानता होगा। खैर ये सब कुछ हुआ। अब मैंने जब जाके 3 अक्टूबर को क्राइम ब्रांच में वो तमाम सबूत भी उपलब्ध करवा दिए, चाहे वो पेन ड्राइव रहा हो या लैपटॉप हो या वो मोबाइल डिवाइस जिससे कि मैंने ये सारे ऑडियो सर्कुलेट किए थे, वो तीनों प्राइम एविडेंसेस मैंने जांच एजेंसीज को सौंप दिए हैं। और अब मेरी ये उम्मीद है कि आगे की जांच पड़ताल, पूछताछ तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उस समय के अधिकारियों से होनी चाहिए कि उस पेन ड्राइव में जो ऑडियो क्लिप्स आई वो क्यों रिकॉर्ड की गई, कैसे रिकॉर्ड की गई और उसके पीछे की क्या वजह थी, लीगल थी, इलीगल थी, ये सारी वही जानकारी दे सकेंगे। मेरी भूमिका यहीं तक थी कि मुझसे ये पूछा जा रहा था कि ये ऑडियो क्लिप्स कहाँ से आए, उसका मैंने जवाब दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने हाथों से दिए। अब आगे तो वही बता पाएंगे ना कि वो पेन ड्राइव में जो ऑडियो क्लिप्स हैं वो उनके पास कहाँ से आए, तो अब इस बात का खुलासा वही कर पाएंगे। तो देखना ये है कि आगे आने वाले समय में, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि जांच एजेंसियां निश्चित रूप से जांच को आगे बढ़ाएंगी, क्योंकि मैंने उस जांच को आगे बढ़ाने के लिए तो सारे सबूत और तथ्य उनके समक्ष प्रस्तुत किए हैं ताकि उनको सहयोग मिले। और जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। जिन लोगों का कोई रोल नहीं है उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब सच सबके सामने आएगा तो जो जो लोग वास्तविक रूप से इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में शामिल रहे हैं, मुझे लगता है गाज तो उन्हीं के ऊपर गिरने वाली है। अब वो चाहे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे हों या अधिकारी रहे हों। लोकेश जी, कुल मिला के अभी तक जो सारी बात सुनी आपने, जो बताया कि ऑडियो क्लिप्स वगैरह वगैरह अगर सब उन्होंने दी, सीधे तौर पे अशोक गहलोत इस पूरे मामले के अंदर दोषी हैं आपके अनुसार? देखिए, मेरे अनुसार तो मैं इसलिए कहूँगा ना क्योंकि मुझे तो पेन ड्राइव उन्होंने ही दी थी। इसलिए अगर कोई ये मुझसे पूछे कि वो ऑडियो क्लिप्स कहाँ से आए, तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि मुझे उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास पे बुलाकर पेन ड्राइव दी। अब आगे की जांच तो जांच एजेंसियों को करनी है कि वो पेन ड्राइव में जो रिकॉर्डिंग थी वो अशोक गहलोत के पास कहाँ से आई। उन्होंने सिस्टम का दुरुपयोग करके वो रिकॉर्डिंग करवाई और उसका राजनीतिक फायदा लिया, तो मेरी नज़र में तो दोषी वही है। बाकी तो तय करने का काम जांच एजेंसीज का है, न्यायालय का है, और जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है उनका है कि वो अब इस मामले को आगे किस रूप में लेके जाना चाहते हैं। अब इसमें एक चीज है कि उन्होंने आपसे कहा कि इसको डिवाइस को नष्ट कर दीजिए, लैपटॉप को नष्ट कर दीजिए, मोबाइल को भी नष्ट कर दीजिए, लेकिन आपने ये नहीं किया। इसके पीछे आपके दिमाग में क्या चल रहा था? पिछले 20 साल से जिस तरह से मैं उनके साथ हूँ और जो कुछ भी मैंने उनको करते हुए देखा है, शायद यही वजह रही। मैंने हमेशा से उन्हें देखा है कि वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को या ऐसे लोग जो उन्हें किसी भी रूप में नुकसान पहुंचा सकते हैं या जिनके कुछ बोलने से उनकी उस स्वच्छ और शालीन छवि पे कोई दाग लग सकता है, जिसे वो आज तक इस प्रदेश में कहते हैं ना कि ढो रहे हैं, वो वैसी है नहीं जैसी दिखती है। वो छवि वास्तव में वो नहीं है। क्योंकि अब ठीक है, बहुत लंबी बातें हो जाएंगी अगर हम सबको ये परतें खोलना शुरू करेंगे तो, लेकिन जो दिखते हैं वो है नहीं। तो चाहे जिस तरीके से उन्होंने लोगों को निपटाने का, सल्टाने का और आगे कहते हैं ना कि ख़त्म करने का काम किया है, तो मेरे मन में ये ज़रूर था कि मैं इस पूरी महाभारत के चक्रव्यूह का अभिमन्यु नहीं बनूंगा। और यही वजह रही कि मैंने अपने बचाव के लिए उनको नष्ट नहीं किया। और आज आप मेरे से बात कर रहे हैं, मेरी सुन रहे हैं, तो उसके पीछे भी तो कारण यही है ना कि मेरे पास में अपने बचाव के लिए सबूत हैं। अगर वो सब कुछ नहीं होता तो मैं भी उस अभिमन्यु की तरह इस चक्रव्यूह में फंस के मारा जाता पूरी तरीके से। लेकिन ये हो ना पाया।
और जो वास्तविकता थी वो पूरी प्रदेश की जनता के समक्ष मैंने स्पष्ट कर दी कि इस पूरे घटनाक्रम में मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे जो कहा गया वही मैंने किया, और करना इसलिए पड़ा क्योंकि मैं उनके कार्मिक के रूप में काम कर रहा था, वही मेरी जिम्मेदारी बनती थी। एक मामला और था कि अशोक गहलोत के शासन के अंदर पेपर लीक के मामले बहुत हुए, और इसके अंदर जो उनके चेयरमैन आरपीएससी के चेयरमैन थे डीपी जारोली, जो अशोक गहलोत के द्वारा अपॉइंटेड थे, आपने उस पर भी सवाल किए गए थे कि सीधे तौर के अंदर वो लोग शामिल हैं जो अशोक गहलोत के इर्द गिर्द हैं। देखिए, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब ये रीट पेपर लीक का मामला उछला तो लगभग एक वीक से ज़्यादा का समय हो गया था। हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने और शिक्षा मंत्री ने तो ये मानने तक से मना कर दिया था कि पेपर लीक भी हुआ है। लेकिन जब युवाओं का दबाव बढ़ने लगा, विपक्ष का दबाव बढ़ने लगा, तो वो लेवल 2 के पेपर को रद्द करने की घोषणा की गई। और उस दिन ये मीटिंग अपने जो सरकारी निवास है उस पर बुलाई गई। सभी लोग थे उसमें, शिक्षा मंत्री भी थे उसमें, इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे, डिपार्टमेंट के लोग भी थे। तो उसी चलती मीटिंग के दौरान मुझे कॉल किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, और उस कॉल पे मुझे ये कहा कि आप मीडिया में तुरंत ये खबरें चलवाओ कि इस पेपर को रद्द करने की घोषणा कर दी गई है और इस पेपर को रद्द किया जाता है। कहा ठीक है, मैं चलवा देता हूँ कि ये ब्रेकिंग तुरंत चलनी चाहिए। और जो लोग शामिल हैं उन पे एक्शन लेने की जब बात आ रही थी, आपस में जब चर्चा कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री स्वयं ये कहते हैं कि अरे भाई, जारोली तो अपना आदमी है, तो उसे हमें निलंबित करना है या उसके ऊपर कोई एक्शन लेना है, इसके बारे में तो अभी कैसे सोच सकते हैं। सीधे तौर पर उनका, क्योंकि वो अध्यक्ष थे उस समय और उनका जब नाम शामिल हो रहा था इसमें, तो एक मुख्यमंत्री का अपनी पूरी उस समय जो गतिविधि चल रही थी उस भरी मीटिंग में ये कहना कि अरे भाई, जारोली तो अपना आदमी है, इस अपने आदमी के चक्कर में इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल देना और ये मानना कि उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई होनी ही नहीं चाहिए, तो ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है ना कि इस पूरी घटनाक्रम में, इस पूरे पेपर लीक में ये तमाम लोग किसी न किसी रूप में शामिल थे और इनको पता था कि ये क्या घटनाक्रम हुआ है। तो हमारे प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल दिया या खत्म कर दिया एक तरीके से इस लीक वाली घटनाओं ने। और आज तक देख लीजिए, उन लोगों के ऊपर, जो लोग उसमें शामिल थे, सीधे तौर पर जिन लोगों का नाम आ रहा था, उनके ऊपर किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो ये बचाया ही तो गया था। इसलिए मैंने ये कहा कि हमारे प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ की है तो वो उस समय के मुखिया, चाहे वो जितने भी लोगों के साथ थे, शिक्षा मंत्री रहे हो, उस समय के जो इस डिपार्टमेंट के लोग थे, इन्होंने जो सब कुछ जानबूझकर किया या इनकी, कहते हैं ना कि सरपरस्ती में हुआ, इनकी जानकारी में हुआ, तो आज ये सभी तो दोषी हैं। इन सभी को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से बार बार कहते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री कि बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे, पर अभी तक तो किसी मगरमच्छ तक हाथ इनका पहुंचा नहीं है। और प्रदेश का युवा इंतज़ार कर रहा है कि जितने भी, मैंने ये सुना है कि 19 परीक्षाएं हुई थी कांग्रेस के शासनकाल में, हमारे शासनकाल में, जिसमें से 17 में पेपर लीक हुआ। तो जो लोग हमारे प्रदेश के नौजवानों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकते हैं, उनके भविष्य को पूरी तरह से चौपट कर सकते हैं, तो अब समय है कि युवाओं को भरोसा दिलाया जाए कि जो सरकार काम कर रही है वो इनके हित में काम कर रही है और उनके हितों को सर्वोपरि रखते हुए उन तमाम लोगों के ऊपर जो भी इन पेपर लीक की घटनाओं में शामिल रहे हैं उन पे कार्रवाई करेंगी। तो उस समय के शिक्षा मंत्री तो आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ही हैं। नहीं, तो मैंने तो यही कहा है कि जो भी शिक्षा मंत्री थे उस समय के और जिन जिन लोगों की भूमिकाएं उसमें थी, क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम कराना, कितना बड़ा हल्ला मचाया गया था रीट के नाम पे कि हम रीटोत्सव कर रहे हैं प्रदेश में। हमारे युवाओं के परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए निःशुल्क आने जाने की व्यवस्था की गई और ये माहौल बनाया गया कि प्रदेश भर में लंगर लगवा दिए गए हैं। कलेक्टर्स को अलग अलग ज़िलों में ये आदेश दिए गए कि सबके खाने की व्यवस्थाएं की जाएं। अरे भाई, खाना खिलाना
या परीक्षा केंद्र तक निशुल्क पहुंचाना, इससे मेरे प्रदेश के युवाओं का भविष्य नहीं संवरता। उनको सबसे बड़ा आघात तो तब पहुंचाना जब वो लीक हो गया पेपर, तो रोका जाना चाहिए था उस पूरी घटना को। पता होने के बाद उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए थी कि ये लोग शामिल रहे हैं, क्योंकि उनका तो जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं 3 बार, उनका एक पेट डायलॉग रहा है कि हर गलती कीमत मांगती है। तो जब गलतियां उनके सामने थी, करने वाले उनके सामने थे, तो उनकी कीमत उन्होंने क्यों नहीं चुकाई, और उस गलती की कीमत वो खुद क्यों नहीं चुकाना चाहते जो उन्होंने इस पूरे कार्यकाल में की। तो अब युवा उनसे लगातार ये जवाब मांग रहा है इस सरकार से कि जो बड़े मगरमच्छ थे, जिनके लिए आपने चुनावों से पहले इस प्रदेश के युवाओं को भरोसा दिलाया था कि जो जो लोगों ने आपके भविष्य को बर्बाद किया है, अगर हम सत्ता में आए तो उन सबको हम उन सब के ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो अब समय है कि मजबूती दिखाएं वर्तमान मुख्यमंत्री। अब वो चाहे एसआई के पेपर की बात हो जिसको रद्द करने की चल रही है, अब ये कमेटी गठित करने से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ लीपापोती है। उन्हीं की पार्टी के कद्दावर नेता, कैबिनेट मंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ये सब धांधली हुई है, ये घोटाले हुए हैं। वो उनके एविडेंसेस, उनके प्रमाण सबके समक्ष रख रहे हैं, एसओजी में जा रहे हैं, आरपीएससी में जा रहे हैं कि ये अब सब चीज़ें रद्द की जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब एक्शन लेने का समय है और युवाओं को भरोसे में लेने का समय है। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने बेबाक तरीके से फोन टैपिंग कांड के अंदर एक एक परतों को इस तरीके से खोल के रखा है। यदि इनकी जांच एजेंसी यानी दिल्ली की पुलिस क्राइम ब्रांच यदि इनकी जांच अब शुरू करती है, जो कि 3 अक्टूबर को उन्होंने पूरा दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को सारे के सारे सबूत पेश कर दिए हैं, तो ये निश्चित रूप से मान के चल रही है अब इसकी आंच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचेगी, जो आने वाले समय के अंदर काफी बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा कर सकती है। लोकेश शर्मा ने साफ तौर पर यह भी कहा कि पेपर लीक मामलों में अशोक गहलोत सरकार में 19 परीक्षाएं हुई, जिसमें 17 के अंदर पेपर लीक हुए, और इन 17 के अंदर सीधे तौर पर उस समय के मुख्यमंत्री और उस समय के गृह मंत्री, क्षमा कीजिए, उस समय के मुख्यमंत्री और उस समय के शिक्षा मंत्री, दोनों को आप बचा नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। यानी उनकी सीधे तौर पर लीपापोती भी जो है वो सामने आ रही है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन बेबाक तरीके से बात करने के लिए जाने पहचाने जाने वाले लोकेश शर्मा ने जिस तरीके से एक एक करके दोनों केस की परत को खोल के रख दिया, आने वाले दिन राजनीति के अंदर, खासकर कांग्रेस की राजनीति के अंदर बहुत बड़ा भूचाल लाने का साफ संकेत है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।